हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये स्टडी 2.0 विथ आकाश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया हुआ है जो कि पिछले साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अगली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आइए अपने टाइम को बचाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोस्तों, आपको पता होगा भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं दर बदर विकसित होती चली जा रही हैं। विकसित होती अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या नाम है, इसलिए हम इनको पूर्ण तरह से विकसित नहीं बोलेंगे, विकासशील बोल सकते हैं। ये ऐसे दो देश हैं, भारत और चीन, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही हो जाएगा। इस बार इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। क्या नाम है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, विकासशील। ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। इसके हम डिटेल को एक बार देखेंगे क्या बोल रहा है इसके डिटेल में। आइए देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत विकासशील है। भारत और चीन विश्व की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की विकास दर विगत 3 वर्ष 2004, 2005, 2006 में यह 8% से अधिक बनी हुई है। भारत विश्व की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप अगर ना पता हो तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोल रहा है देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। जब तक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, उसका आंसर आपको देने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने बुक में भी पढ़ चुके होंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। एक बार देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ये होगा 6 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। एक बार इसको डिटेल में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिटेल डाला है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी B.R. अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक का आंसर आपका सही है। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे, हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आइए एक बार इसकी डिटेल को देख लेते हैं। ये देखिए, बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कितने संविधान संशोधन द्वारा जो सम्मिलित किया गया है, आपको देख रहे हैं, इसमें पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। तो इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वें, और सी 43वें, डी 44वें। दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर आपका सही होगा। दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।
एक बार इसके डिटेल को देख लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आपको बताया हुआ था। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आप अगर ना पता हो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अपने हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राजा नरसिंह देव, बी राजा कृष्णदेव राय, सी कनिष्क, डी पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो हमारा इसका आंसर होगा राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आइए हम इसके डिटेल को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत थोड़ा हार्ड लग रहा है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हमने सभी का डिटेल आपको दे दिया है। आप वो डिटेल में देख लीजिए इसके नीचे में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में हैं। उड़ीसा का जो मंदिर है मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में है, जिनका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। उनमें स्तंभों के प्रयोग की अपेक्षा लोहे की सहतीरों का ज़्यादा प्रयोग मिलता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली के मंदिरों का श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण कौन सा है। 3-4 मंदिर दे देंगे, उसमें से एक ही मंदिर ऐसा रहेगा जो नागर शैली का उदाहरण रहता है, तो दोस्तों सही हो जाएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए भारतवर्ष में, बी श्रीलंका में, सी कंबोडिया में, डी जापान में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को इसमें कवर किया है जो पिछले 10 सालों में सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जब 10 सालों में पूछे जा चुके हैं, अगर आने वाली सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा होगा क्या नाम है, सी कंबोडिया में। जो हमारा ये मंदिर है अंकोर वाट विष्णु भगवान मंदिर, ये कंबोडिया में है। एक बार इसके डिटेल को देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। भारतीय संस्कृत का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6वीं शताब्दी में हुआ, जहाँ के शासक शैव थे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विष्णु भगवान मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। भारत सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। दोस्तों भारत सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार मतलब इसके निर्माण, इसके जो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मंदिरों में, कुछ अम्लीय वर्षा के कारण कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, मंदिर काले पड़ जाते हैं, तो उसके दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, बी चैतन्य महाप्रभु के, सी गुरु नानक के, डी रामकृष्ण परमहंस के। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक का आंसर आपका सही है, तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से उत्तर दीजिएगा। आपको हम इसका उत्तर बताने के बाद डिटेल भी बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं
जो इसका आंसर हमारा सही होगा, हमारा इसका आंसर चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। एक बार इसके डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। अधोलिखित महापुरुषों की जीवन अवधि इस प्रकार है। मीराबाई 1499 से 1546 ईस्वी तक की जीवन अवधि है। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 ईस्वी और चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533 ईस्वी। गुरु नानक 1469 से लेकर 1538 ईस्वी तक और रामकृष्ण परमहंस 1836 से लेकर 1886 ईस्वी तक इन सब का मतलब जीवन अवधि जो है इतनी तक से लेकर इतनी तक थी। चलिए दोस्तों, अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। कुछ साफ तो नहीं दिख रहा होगा फिलहाल, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान ऐसा है जो भारत में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कई बार सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े तो हमारा अगला वीडियो हमारा जो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही होगा। प्राचीन भारत के इतिहास पर क्या नाम है, हमारा वीडियो आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। उसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे प्राचीन इतिहास के नाम से। आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में हमारे सभी प्राचीन इतिहास की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आंसर को हम देख लेते हैं। जो हमारा इसका आंसर होगा, ये हड़प्पा तो क्या नाम है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी वहीं पे पड़ता है। जो हमारा सी है लोथल, ये लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात हमारा भारत के देश में आता है। जो गुजरात हमारा राज्य है वो भारत देश में ही आता है। तो क्या नाम है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है लोथल। जो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। जो हमारा ऑप्शन होगा सी, ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहाँ पे अध्ययन भी किया था। दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वेनसांग, बी फयान, सी मेगास्थनीज और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो हमारा इसका आंसर सही होगा, ए हो जाएगा वेनसांग। दोस्तों, वेनसांग ने यहाँ पे भ्रमण भी किया और वहाँ पे रह के अध्ययन भी किया। ये चीनी यात्री थे दोस्तों। वेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। ठीक दोस्तों, और जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज जो है इस सेल्यूकस निकेटर के समय वहाँ मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेनसांग। एक बार इसके डिटेल को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है डिटेल इसका। चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने रहकर अध्ययन किया। वेनसांग के समय सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र एवं विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता है। उसने स्वयं सीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया दोस्तों। वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहता है। दोस्तों, वो चीन से आया था लेकिन आके हमारे भारत में यहाँ के नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ के जो कुलपति थे सीलभद्र, वो उनके चरणों में, दोस्तों सोचिए बहुत बड़ी बात है ये, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अपने उच्च और नीच को नहीं देखा जाता दोस्तों। उच्च और नीच को नहीं देखा जाता, क्या नाम है, बस एक मन में लगन होनी चाहिए। वो उनके चरणों में बैठ के अध्ययन करता दोस्तों। सीलभद्र के चरणों में बैठ के अध्ययन करता था और वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार भी कहता था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। दोस्तों, ये तो बता दिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी और कहाँ हुई थी दोस्तों? कब तो हुई थी, तो 1906 में हुई थी, ये तो पता है दोस्तों 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ये भी एक क्वेश्चन बन गया है। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जो हमारा आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मुंबई में, बी लाहौर में,
सी ढाका में और डी दिल्ली में। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से एक का आंसर आपका सही है। देख लेते हैं ये। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है मुंबई में, बी लाहौर में, सी ढाका में और डी दिल्ली में। दोस्तों जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पे हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ढाका में। ये ढाका में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसके डिटेल को देख लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा डिटेल इसका। ठीक है दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। लीग का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। इस अधिवेशन में आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर वह 1913 तक रहे। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सॉरी। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी M.A. अंसारी, डी बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों। जो हमारे ऑप्शन नंबर डी है बदरुद्दीन तैयब जी, ये सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष ये थे। इसके एक बार डिटेल को देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है दोस्तों। आपको इसमें से उनके वर्ष, स्थान और अध्यक्ष के रूप में दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो गया हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको अगली वीडियो में सही करके लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।